सो हे एवरीवन, वेलकम टू एंड्रॉयड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। मैं आपको करा रही हूं इंग्लिश। जैसा कि आप इंट्रो वीडियो में सुन चुके हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं और वो आपको एसएससी का बैच और साथ ही साथ जो अभी हमारा स्पेशल बैच चल रहा है वो चल रहा है एसएससी जीडी का। तो उसमें आपको सब टीचर्स जो वेल क्वालिफाइड हैं, आपको जैसे सुरेंद्र सर करा रहे हैं मैथ्स, अंकिता मैम करा रही है साइंस, संजीव सर करा रहे हैं रीजनिंग और मैं आपको कराऊंगी इंग्लिश और राहुल सर आपको कराएंगे जीके। रही बात इंग्लिश की, तो देखिए अगर आप जीडी में अगर इंग्लिश ऑप्शनल है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में से आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं आपको उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आप ये वीडियो और ये क्लास ले सकते हैं। तो अगर आप वैसे तो हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी 2024 को कि जिसमें आप अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप मेरी क्लास में सबसे पहले ये डाउट क्लियर करके बैठें कि कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि मैं तो सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कौन सी मैं इंग्लिश की क्लास लूँ, या अगर मैं सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं कौन सी क्लास लूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आ रही है तो आप ये क्लास बेझिझक ले सकते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि मैं आपके कुछ डाउट को क्लियर कर देती हूँ कि देखिए इंग्लिश को हम इस तरीके से करेंगे कि जिसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंग्लिश को हम उस तरीके से करेंगे। तो इंग्लिश जो है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा कि अगर तो आप एसएससी जीडी के लिए ले रहे हैं या किसी भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ले रहे हैं, तो सबसे पहला डाउट तो ये है कि मैं इंग्लिश तो बोलता नहीं या मैं इंग्लिश को अच्छे से जानता नहीं, तो मैं एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करूँगा। तो आप ये डाउट और ये जो टेंशन है ये बिल्कुल ही भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश आपको कराई जाएगी वो आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि जो स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो उनके लिए भी है, और जो हिंदी में इंग्लिश को समझना चाहते हैं ये क्लास उनके लिए भी है। तो आपके दो डाउट क्लियर हो गए कि हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वही एक सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम को क्लियर करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ कि इंग्लिश के सिलेबस को लेके कोई टेंशन ही नहीं लेनी कि किसमें क्या आ रहा है किसमें क्या आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप सोचिए कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या रूल बदल जाएगा? रूल नहीं बदलेगा। उसमें भी नाउन का वही रूल रहता है, प्रोनाउन का वही रूल रहता है। तो इंग्लिश सबके लिए सेम है, तो सब इस क्लास को ले सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इंग्लिश में हमारे दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है ग्रामर और एक रहता है वोकैबलरी। मैं आपको इसी सीक्वेंस में कराऊंगी। ग्रामर के कुछ आपके 15 से 16 टॉपिक्स रहेंगे और वोकैबलरी आपकी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि वोकैबलरी में आपका क्या क्या आता है। तो ग्रामर के लिए आपका जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा और पहली जो दो क्लास, देखिए सबसे पहले हम कोई भी चीज़ सीखते हैं या कोई भी चीज़ या किसी में न्यू जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या अपना बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस किसी भी चीज़ में क्लियर नहीं है तो आप चाहे कितना ही एडवांस कर लीजिए आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो क्लास है, जो बेसिक क्लास है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश में या तो वीक हैं या इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हमसे तो नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ना तो हमारा इंटरेस्ट है ना हमसे होने वाली है। तो ये जो पहली क्लास है ये रहेगी हमारी बिल्कुल पहली, और दूसरी क्लास वो रहेगी हमारी बेसिक ग्रामर की। तो बेसिक ग्रामर में पहले सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि हमारी पहली क्लास क्या रहेगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखिए एक जो सेंटेंस बनता है, एक सेंटेंस को बनाने के लिए, क्योंकि जो इंग्लिश की जो शुरुआत ही हुई, इंग्लिश क्या है कि जैसे कि हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? लेटर्स पता होने चाहिए। लेटर से ही क्या बनता है? एक वर्ड बनता है, और वर्ड यानी कि शब्दों को जोड़ जोड़ कर ही हम क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। अब पेपर में हमसे सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा एरर, तो अब हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए सेंटेंस जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें अगर इम्पोर्टेंट जिन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है, सबसे पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा वर्ब और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पहले बेसिक क्लास लीजिए।
तो सब्जेक्ट हमको कहाँ से मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। किसमें पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वो रहेगी हमारी पहली क्लास। दूसरी क्लास हमारी रहेगी वर्ब, जिसमें आपको बताया जाएगा कि वर्ब क्या होती है, कैसे लगाना है। देखिए, जब हमको सब्जेक्ट मिल जाए और जब हमको वर्ब मिल जाए, उसके बाद चाहे हमारा एक वर्ड हो, चाहे हमारा 2 वर्ड हो, चाहे हमारे 10,000 वर्ड हो, वो सब किस में काउंट होता है, वो सब काउंट होता है ऑब्जेक्ट में। तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके लिए हमें सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और दूसरी क्लास हमारी रहेगी वर्ब की, ये है हमारा बेसिक ग्रामर, बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी ये दोनों। उसके बाद देखिए, ग्रामर में कुछ 15-16 टॉपिक रहते हैं, उसमें से देखिए ये जो टॉपिक है ये हमेशा एक दूसरे को रिलेट करते हैं, और मैंने इनको इन्हीं सीक्वेंस में लगाया और मैं आपको इन्हीं सीक्वेंस में इसको पढ़ाऊंगी। वर्ब के बाद आपकी क्लास रहेगी नाउन, उसके बाद रहेगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर रहेगा प्रोनाउन, फिर रहेगा एडजेक्टिव, और उसके बाद आएगा एडवर्ब। ये आपकी क्लास इसी सीक्वेंस में चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये देखिए, अब ये तीनों टॉपिक एक दूसरे को रिलेट करते हैं। जैसे कि टेंस हो गया, अगर आपको टेंस आएगा तभी आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर पाओगे, और जब आपको टेंस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, तभी आप क्या कर पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन को आप कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स को एक साथ लगाया है, इसी सीक्वेंस में हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर में, फिर ये जो टॉपिक्स है ये एक दूसरे को रिलेट तो नहीं करते, पर अगर हमने वो ग्रामर अगर हमने पढ़ ली तो हमारा जो 50% पेपर है वो वहीं से क्लियर हो जाएगा। 50% जो पेपर है वो वहीं से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे कुछ टॉपिक बचेंगे, वो बचेगा कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब एडवांस। देखिए, एक तो वर्ब की क्लास है आपकी बिल्कुल बेसिक, यानी कि जिसको यही नहीं पता वर्ब क्या होता है, वर्ब को हमें कैसे लगाना है, हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करती है, मेन वर्ब कैसे काम करती है। और उसके बाद है वर्ब एडवांस की, जब आप वो बेसिक क्लास बिल्कुल सीख लेंगे उसके बाद आपकी लगेगी वर्ब एडवांस की क्लास। फिर होगा कंजंक्शन, उसके बाद होगा आर्टिकल, फिर होगा क्वेश्चन टैग, और फिर होगा प्रीपोजिशन। तो ये है हमारा ग्रामर सीक्वेंस। और इसके बाद हमारा आता है वोकैबुलरी। फिर देखिए, अगर हम ग्रामर कितना भी कर ले तो ज़्यादा जो मतलब जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो है वोकैबुलरी को। तो वोकैबुलरी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ग्रामर। तो वोकैबुलरी में हमारे क्या क्या चीज़ रहेंगे, हमारे रहेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। मतलब ईडियम एंड फ्रेजेस किस कहते क्या है, जैसे कि आपको एक ईडियम एंड फ्रेजेस होते हैं मुहावरे, यानी कि जैसे कि हमने इंग्लिश में और हिंदी में बहुत से मुहावरे पढ़े हुए हैं, जैसे कि ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ऐसे ऐसे ईडियम्स आएंगे जो कि आपको 4 ऑप्शन देके पूछा जाएगा, हाँ जी बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। उसके बाद आपका रहेगा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट एक तरह का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, जैसे हम स्कूल में करते थे ना कि एक पैसेज दे दिया जाता था, उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछते थे और साथ में ऑप्शन देते थे। लेकिन क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक पैसेज तो दिया जाएगा, उसमें आपको ब्लैंक दे दिए जाएंगे, और उस ब्लैंक के लिए आपको 4-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सही ऑप्शन को टिक करना होगा। फिर रहेगा आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंबल सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जंबल सेंटेंसेस। जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस को बस बिखेर दिया जाता है, यानी अलग अलग सीक्वेंस में उसको लगा दिया जाता है, और हमें उसका करेक्ट सीक्वेंस लगाना होता है। वो आपको PQRS फॉर्म में भी मिल सकता है, आपको ABCD फॉर्म में भी मिल सकता है, या 1 2 3 4 फॉर्म में भी मिल सकता है। नेक्स्ट आपका रहेगा सिनोनिम और एंटोनियम्स, और उसके बाद आपका रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द। जैसे हम हिंदी में अगर मैं आपको एक बता के दिखाऊं, तो जैसे कि जो भगवान पे विश्वास करता हो या जो भगवान पे विश्वास ना करता हो, और इंग्लिश में आपसे पूछ लेगा वन हु डज बिलीव इन गॉड, उनको क्या कहते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड, उनको क्या कहते हैं, थीस्ट और अथीस्ट। तो इस तरीके से वो आपसे पूछेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए, ये है हमारे सिलेबस का एक ओवरव्यू। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी जो पहली क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
तो आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप उसको एक बार ध्यान से देखिए। आप एक बार देखेंगे ना, आपको वीडियो में ही सब समझ आ जाएगा। मतलब आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप उन शब्दों को समझिए। मैं आपको पढ़ाऊंगी कीवर्ड्स पे, मतलब कि ये नहीं कि आपको पूरा पूरा रूल रटना है और सेंटेंस में बस खो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। मैं आपको पढ़ाऊंगी कीवर्ड्स पे कि अच्छा ये वर्ड आ रहा है, हमको इस तरीके से अपने पेपर में, क्योंकि हमें टाइम के साथ खेलना है। पेपर में आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही आपको ज्ञान हो, लेकिन अगर आप टाइम के साथ नहीं चले तो फिर टाइम हमारे लिए नहीं रुकेगा। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सब्जेक्ट की। हमें ज़रूरत पड़ती है एक सब्जेक्ट की, फिर ज़रूरत पड़ती है एक वर्ब की, और फिर ज़रूरत पड़ती है एक ऑब्जेक्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कि वो हमको मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने बताया, जब भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए, उसके बाद चाहे एक वर्ड हो, 2 वर्ड हो, 10,000 वर्ड हो, वो सब किस में काउंट होता है? एक ऑब्जेक्ट में। तो आइए देखते हैं हम एक सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और किन किन चीज़ों की मदद से हम एक सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला वर्ड है नाउन। सबसे पहला वर्ड क्या है? नाउन। तो नाउन देखिए, नाउन हर जगह, जैसे स्कूल में हमने पढ़ा हुआ है कि नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ये है हमारी स्कूल डेफिनेशन। तो अब देखिए, हमको एसएससी में कोई डेफिनेशन तो याद नहीं करनी। अगर हम डेफिनेशन भी याद कर रहे हैं तो आइए इसको एक आसान तरीके से याद करते हैं। क्या आपको नाउन में एन दिखाई दे रहा है? क्या आपको नाउन में एन दिखाई दे रहा है? एन से ही आप उसको डिनोट कीजिए क्या? नेमिंग वर्ड। क्या डिनोट कीजिए? नेमिंग वर्ड। यानी अगर इस संसार में, इस प्रकृति में जिस भी चीज़ का कोई नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, पेन क्या है? नाउन है। आप चेयर पे बैठ के अपनी क्लास ले रहे हैं, चेयर क्या है? नाउन है। आपकी बुक्स किस पे रखी हुई है? टेबल पे रखी हुई है। बुक भी नाउन है, टेबल भी नाउन है। तो मतलब प्रकृति में जिस भी चीज़ का कोई नाम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई पपी भी ले आते हैं हम, तो उसका भी नाम रख देते हैं, तो वो भी क्या है? एक नाउन है। मुंबई इज़ अ प्लेस। कोई नाम, नेम, नेम भी क्या है? नाउन है। कोई थिंग हो गया, वो भी क्या है? नाउन है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं, राम इज अ बॉय। अब इसमें देखिए, राम भी क्या है? नाउन, क्योंकि भाई ये किसी ना किसी लड़के का नाम है। और बॉय भी क्या है? एक नाउन है। बॉय भी क्या है? एक नाउन है। जैसे कि एक ये देखिए कि नाउन क्या है? कोई भी नेमिंग वर्ड, राम हो गया, इंडिया हो गया, ताजमहल, यानी किसी भी पर्सन का अगर कोई नाम हो तो वो क्या होता है? नाउन। कोई भी प्लेस हो वो भी नाउन होता है। कोई भी थिंग हो वो भी नाउन होता है। कोई भी आइडिया हो वो भी क्या होता है? नाउन। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पे देखिए, एक अच्छा राजा या महान राजा कौन है? अकबर। यानी कि डूअर कौन है हमारा? काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है अकबर। अकबर क्या है हमारा? नाउन। और ये एक नाम है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? एक नाउन। तो ये है हमारा नाउन। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? प्रोनाउन। अब देखिए, प्रोनाउन को हम कैसे याद करेंगे? प्रोनाउन को बस स्प्लिट कर दीजिए। इसमें देखिए, प्रोनाउन में एक झलक दिखाई दे रही है किसकी? नाउन की। किसकी झलक दिखाई दे रही है? नाउन की। और एक वर्ड ऐड किया गया है क्या? प्रो। देखिए, अभी 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 आईफोन रिलीज हुआ था। आईफोन को अभी अभी रिप्लेस किसने किया था? आईफोन प्रो मैक्स ने। किसने रिप्लेस किया था? प्रो मैक्स ने। तो आप प्रो को किससे याद कीजिए? रिप्लेसमेंट से। किससे याद कीजिए? रिप्लेसमेंट से। लेकिन रिप्लेस किसको करेगा? क्योंकि प्रोनाउन में वर्ड ही क्या है? नाउन। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। अब हमें पता कैसे चलेगा भाई प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया, राम इज अ बॉय, लेकिन मैं राम को नहीं यूज कर रही, मैं बोल देती हूँ ही इज अ बॉय। मैंने वर्ड क्या बोल दिया? ही इज अ बॉय। मैंने कहा ही इज
अ बॉय। अब की बार मैंने राम यूज नहीं किया, मैंने वर्ड क्या यूज किया, ही। मैंने वर्ड क्या यूज किया, ही। यानी मैंने राम को रिप्लेस किससे कर दिया, ही से कर दिया, क्योंकि राम क्या था, एक नाउन था, और मैंने यहाँ नाउन को रिप्लेस कर दिया एक प्रोनाउन से। ऐसे ही शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि मैंने कोई नाम नहीं लिया किसी चीज़ का, जैसे कि मैं कहूँ कि 3-4 दोस्त, जैसे राम, सीता, गीता, मोहन, ये सब घूमने जा रहे हैं, लेकिन मैंने इनकी जगह एक वर्ड यूज कर दिया, वे, दे, वी, ये वर्ड यूज कर दिया। तो ये सब, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है ये या वे, तो मैंने इनकी जगह क्या वर्ड यूज कर दिया, वी या दे। तो ये क्या है, प्रोनाउन, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। आइए इसे एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारे प्रोनाउन। जैसे कि मैंने कहा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, मी, आर, योर, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन। ही लगता है लड़के के लिए और ही का मतलब होता है वह, और शी लगता है लड़की के लिए, तो ये क्या होता, शी लगता है लड़की के लिए और इसका मतलब भी क्या होता है, वह। इट हम लगाते हैं किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ हम इट लगाते हैं, और एनिमल्स के साथ भी लगाते हैं। और ये हमारे इट हमेशा इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट होता है, यानी ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और जो आई, वी, यू, दे होते हैं ये प्लूरल होते हैं, आई को छोड़ के। आई प्रेजेंट और पास्ट में सिंगुलर होता है। जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, राम इज अ बॉय, वैसे ही अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, अशोका एक महान राजा है। ही वॉज वेरी ब्रेव, वह बहुत ही बहादुर है। अब यहाँ पे देखिए, अशोका की जगह उसने क्या यूज कर दिया, ही यूज कर दिया, यानी उसने नाउन को रिप्लेस कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन। यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको प्रोनाउन और नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउन होता है नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन होता है जो भी वर्ड नाउन को रिप्लेस कर दे उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव को फिर से स्प्लिट कीजिए। अब एडजेक्टिव को आप याद कैसे करेंगे, देखिए एडजेक्टिव में एक वर्ड ये दिया गया है ऐड। ऐड कर दो किसमें, नाउन और प्रोनाउन में। ऐड कर दो किसमें, नाउन और प्रोनाउन में। देखिए मैंने इसको जिस सीक्वेंस में लगाया आप उसे उसी सीक्वेंस में याद कीजिए। ये सीक्वेंस में लगाने का एक रीज़न है कि मैंने ये चीज़ इस सीक्वेंस में क्यों लगाई है, क्योंकि देखिए जो ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। जो हमारी स्कूल की डेफिनेशन है वो कहती है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दे, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। और मैं इंग्लिश में कहती हूँ कि आपको ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी देखिए आपको सब याद हो जाएगा। अभी हमने कहा ऐड, ऐड कर दो क्या, नाउन और प्रोनाउन में क्या चीज़ ऐड कर दो, एडजेक्टिव विशेषण, यानी कि जो किसी का अच्छा यानी कि पॉजिटिव पॉइंट भी बता दे और नेगेटिव भी बता दे, क्योंकि किसी की विशेषता सिर्फ अच्छी अच्छी तो नहीं हो सकती ना, कई लोग बुरे भी होते हैं और वो भी विशेषता में या खासियत में ही काउंट होते हैं। तो देखिए जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। किसको क्वालिफाई करता है, हमेशा नाउन और प्रोनाउन को। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा राम इज अ बॉय और ही इज अ बॉय, लेकिन अगर मैं कह दूं राम इज अ गुड बॉय, अब मैंने क्या कहा, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे देखिए राम क्या है, राम तो भाई नाउन है, राम क्या है, नाउन है। यहाँ पे बॉय भी क्या है, नाउन। मैंने कहा राम एक लड़का है, लेकिन अब मैंने सेंटेंस में एक वर्ड और ऐड कर दिया जिसे क्या कहते हैं, गुड, जिसे क्या कहते हैं, गुड। अब मैं राम की विशेषता बता रही हूँ कि राम एक अच्छा लड़का तो है लेकिन अच्छा लड़का है। तो अब यहाँ पे गुड क्या है, गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। गुड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे देखिए और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, जैसे हमने पढ़ा अशोका क्या है, नाउन है, कि वो राजा तो है लेकिन एक महान राजा है। वो राजा तो है, राजा यहाँ पे क्या है, नाउन है, लेकिन वो एक महान राजा है। तो यहाँ पे ग्रेट होना क्या है, यहाँ पे ग्रेट होना एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है ही वॉज अ वेरी ग्रेट किंग, ही वॉज अ वेरी ग्रेट किंग। देखिए जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन को लगाते हैं उससे पहले हम एक आर्टिकल ज़रूर लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग इशू था। अब देखिए अशोका की जगह पे यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ कर दिया ही,
यहाँ पे इन्होंने वर्ड क्या यूज़ कर दिया, ही। अब की बार इन्होंने अशोका की जगह ही यूज़ कर दिया, यानी नाउन को रिप्लेस कर दिया, तो ये तो क्या बना हमारा, प्रोनाउन। और अब दिया गया ही वॉज वेरी ग्रेट किंग, यानी कि अब की बार उसने ग्रेट किंग कि वह एक महान राजा है, यह उसकी खासियत है। ही वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज वेरी ब्रेव। अब की बार वह क्या है, बहादुर है, बहादुर होना भी क्या है, उसकी खासियत है। जैसे एक एग्जाम्पल और है, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। सीता यहाँ पे क्या है, नाउन है, सीता यहाँ पे क्या है, नाउन है। और क्लेवर मतलब वह एक चालाक लड़की है, तो ये भी क्या है, उसकी विशेषता है। यानी जब भी कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो वो हमेशा ही क्या कहलाता है, वो हमेशा ही एडजेक्टिव कहलाता है, वह हमेशा ही एडजेक्टिव कहलाता है। तो आई होप आपको एडजेक्टिव भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ब, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ब। ये है आपका बेसिक, मतलब वर्ब की तो आपकी एक मतलब अलग से क्लास ली गई है कि जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, जिसने अगर वर्ब को और सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया, मतलब आप समझ जाइए कि आपकी जो 50% जो इंग्लिश है ना, वो वहीं पे ख़त्म हो गई। आपकी 50% इंग्लिश मतलब जो आपका बेस है ना, देखिए जो मेंस होता है ना, मेंस जैसे कि प्री तो क्लियर कर लेते, लेकिन जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, मेंस में बेसिक, अगर किसी का बेसिक ही क्लियर नहीं है ना, फिर चाहे वो एडवांस कितना ही पढ़ ले, उससे नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपको बेस ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होता है, या हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, आप बाकी के सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाकी के सेंटेंस में एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए आपको ये बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए वर्ब क्या होता है, वर्ब को आपको याद करना है, जैसे हिंदी में दिया गया है क्रिया। अब आपको याद करना है कि वर्ब क्या होता है, हमेशा एक्शन वर्ड, हमेशा क्या होता है, एक्शन। यानी कि देखिए जिसमें किसी भी काम का होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। यानी कि जिसमें कोई भी काम, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना क्या हो रहा है, काम हो रहा है। आप बैठे हुए यानी हंसना, बैठना, सॉरी स्टडी करना, यानी कि लिखना, पढ़ना, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। यानी जिसमें घूमना, ये सब वर्ड, रनिंग करना, ये सब भी क्या है, वर्ब है। दौड़ना, ये सब सब मतलब जिसमें कोई भी काम हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, हमेशा वर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, तो यहाँ पे देखिए वह क्या कर रहा है, वह दौड़ रहा है। तो यहाँ पे दौड़ना क्या है, दौड़ना एक वर्ब है कि वह काम क्या कर रहा है, दौड़ने का। जैसे अभी आप बैठ के कुछ लिख रहे होंगे, नोट्स लिख रहे होंगे, तो लिखना क्या है, एक वर्ब है। यानी जो भी काम हो उसे हम क्या बोलते हैं, हमेशा वर्ब बोलते हैं। जैसे कि अभी देखिए एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड, जैसे यहाँ पे दे रखा है वॉक, रन, लाफ, क्रॉल, क्राई। क्राई जैसे कि रोना, क्रोल मतलब जो घुटनों के बल बच्चे या बेबी चलते हैं क्रॉल करके, क्रॉलिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉल, यानी कि वर्ब। ये सब वर्ड क्या है, हमेशा वर्ब। जैसे स्लीप हो गया, ड्राइव हो गया, ईट, टीच, बाथ, ये सब क्या है, हमेशा वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एडवर्ब। देखिए जो एडवर्ब होता है ना, आप इसको हमेशा याद रखिए कि ये आपके फैमिली का ग्रैंडफादर है, ये आपके फैमिली का, यानी कि इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रैंडफादर है। क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको कहा कि मैंने इनको इसी सीक्वेंस में क्यों लगाया, क्योंकि इसके पीछे एक यही रीज़न है कि आपको ये इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। मैंने कहा जो एडजेक्टिव होता है उसको कौन क्वालिफाई करता है, हमेशा नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करते हैं। देखिए कैसे याद करेंगे, जैसे कि मान लिया आपके घर में कि कोई बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है, तो वो क्या करती है, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता है। आप बस उसको एडजेक्टिव को वो बड़ा भाई और बड़ी बहन कहिए कि जो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता है। लेकिन जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, वो पूरी फैमिली का ध्यान रखता है, वो पूरी फैमिली का। यानी कि एडवर्ब क्या करता है, वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। देखिए कंजंक्शन और इंटरजेक्शन से बहुत ही कम क्वेश्चन, मतलब रेयर टू रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बाकी एडवर्ब मतलब सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, वो खुद को भी क्वालिफाई करेगा और प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब का एक पूरा टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप यही जानिए कि ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सभी को क्वालिफाई करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि राम या ही रन्स फास्ट, मैंने कहा ही रन्स फास्ट। देखिए वह
दौड़ता तो है, यहाँ पे दौड़ना, अभी मैंने बताया कि दौड़ना, उठना, भागना, लिखना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब क्या होते हैं? वर्ब। तो यहाँ पे दौड़ना क्या है? वर्ब। दौड़ना क्या है? वर्ब। अब देखिए आप सोच रहे होंगे ही रन्स फास्ट की यहाँ पे तेज दौड़ना उसकी क्या है खासियत? नहीं, इस बार वो प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, इस बार वो प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वो वर्ब को, कि वो दौड़ता तो है लेकिन कैसे? तेज दौड़ता है। और यहाँ पे जो भी वर्ब को क्वालिफाई कर दे, अभी मैंने कहा सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के अगर वो किसी को भी क्वालिफाई कर दे तो वो हमेशा क्या होता है? एडवर्ब। वो हमेशा क्या होता है? एडवर्ब। जैसे आप देखिए ही रन्स फास्ट, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए मैंने इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, अभी मैंने कहा कि वह दौड़ता है कैसा? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ना क्या है? वर्ब। और अभी हमने कहा कि फास्ट क्या है? एडवर्ब। लेकिन अब मैंने फास्ट से पहले एक वर्ड और जोड़ दिया, वो क्या है? वेरी, कि वह दौड़ता तो है लेकिन अब वह बहुत तेज दौड़ता है। तो अब यहाँ पे जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे उसे भी हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। यानी एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि एडवर्ब क्या है। अभी हमने कहा डिस्क्राइब अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी की भी विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। जैसे कि एक एग्जाम्पल है पीटी उषा रन्स फास्ट। जैसे अभी हमने देखा रन्स क्या था? वर्ब था। रन्स क्या था? फास्ट। रन क्या था? वर्ब था। और वह कैसा दौड़ती है? तेज दौड़ती है। तो जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। नेक्स्ट है बोल्ट रन्स वेरी क्विकली। अब देखिए कि बोल्ट कैसा दौड़ता है? वेरी क्विकली। तो अब ये क्या है? वर्ब। और वर्ब को जो क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। और जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे उसे भी हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हमारा क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन को फिर से हम स्प्लिट करेंगे। पोजीशन क्या होता है? जो कोई भी स्थिति को बताए, कोई भी स्थिति को बताए, लेकिन यहाँ पे हिंदी में दे रखा है संबंध। अब वो किसके बीच में संबंध बताएगा? देखिए प्री को हम याद करेंगे पहले, प्री को हम याद करेंगे पहले, और पोजीशन को याद करेंगे हम स्थिति से, कि जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बता दे उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे कि मैं कहूँ कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी जो एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दे उसके लिए हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। यानी जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो संबंध बता दे उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि देखिए अभी मैंने कहा कि हम क्लास में बैठे हैं, बुक्स टेबल पे रखी है, तो पे क्या है इसमें? प्रीपोजिशन। बुक्स ऑन दी टेबल। अब जैसे हम कहें कि वी आर सिटिंग ऑन दी चेयर, हम चेयर पे बैठे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कोई बिल्ली अंडर द ट्री, वो ट्री के नीचे बैठी है, तो अंडर इसमें वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन है। तो जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित कर दे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अभी मैंने बताया नाउन, प्रोनाउन और कोई फ्रेज, इनके बीच में संबंध बता दे, रिलेशन बता दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे कहा शी इज इन द रूम, वह कहाँ है? रूम में है। वह कहाँ है? रूम में है। तो यहाँ पे इन क्या है? प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है अ फॉक्स वॉज अंडर द ट्री, वो ट्री के अंडर है, वो ट्री के अंदर है। तो यहाँ पे अंडर क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा प्रीपोजिशन। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को बता दे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा, आपको कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पे आपको एज इट इज़ ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट भी लगता है तो आप बेझिझक अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया या मुझे ये नहीं समझ आया, सो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो आपको इस चीज़ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं समझ आया या मैं नहीं कर पा रही तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए इंग्लिश का फियर आप सबसे पहले निकाल दीजिए। अगर आप इंग्लिश
से डरोगे ना तो इंग्लिश आपको उतना ही डराएगी। इसीलिए मैं आपका सबसे पहले बेसिक क्लियर कर रही हूँ। अगर आपका एक बार बेस बन गया ना, फिर आई जस्ट गारंटी यू कि आपका कोई भी एग्जाम मतलब रुकेगा नहीं कि मेरे से ये क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी एरर मैं आपका रहने ही नहीं दूंगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे से हो नहीं रहा। क्योंकि आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप एक हिंदी में एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। यानी कि अगर आप जितनी बार को प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी बार वो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजंक्शन। अब फिर से कंजंक्शन को स्प्लिट कीजिए। जंक्शन देखिए क्या होता है, हम बोलते हैं ना हम इस रेलवे जंक्शन से इस रेलवे जंक्शन तक जाएंगे, यानी वो क्या करता है, दो जंक्शंस को जोड़ता है, तो जंक्शन। और देखिए कंजंक्शन को हम एक वर्ड और कहते हैं, वो कहते हैं कनेक्टर। एक वर्ड और क्या कहते हैं, कनेक्टर। देखिए कनेक्टर क्या होता है, जैसे कनेक्टर को ही आप याद कीजिए, कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। देखिए जो दो नाउन को, दो सब्जेक्ट को, दो पूरे सेंटेंस को, मतलब किन्हीं भी दो चीज़ों को ग्रामर में जोड़ दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम, जैसे मैं कहूँ राम एंड सीता आर फ्रेंड्स। मैंने कहा राम एंड सीता आर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एंड क्या है, एंड से हम दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये एज वेल एज लिख दिया कि भाई राम और उनके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो सब्जेक्ट है, राम और उसके पेरेंट्स। तो ये क्या है, दो सब्जेक्ट है और उनको जोड़ा किससे जा रहा है, एज वेल एज से। तो ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है। जैसे कि मान लो आपको मैं कहूँ कि भाई तुम कल क्लास में क्यों नहीं आए थे, तो आप क्या बोलोगे, मैं कल क्लास में नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था, या ही इज इल, या आई एम इल। तो आपने क्या किया, आपने दो सेंटेंस को जोड़ दिया कि मैं नहीं आया था क्योंकि, बिकॉज आई एम इल, या ही इज इल, कि वह बीमार था। तो आपने बिकॉज से क्या किया, अपने सेंटेंस को जोड़ दिया। तो जिससे आपको क्या पता लगा कि भाई आपने दो सेंटेंस को जोड़ दिया, किससे, बिकॉज से। तो बिकॉज हमारा सेंटेंस में क्या हो गया, बिकॉज हमारा सेंटेंस में हो गया क्या, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन देखिए जो दो वर्ड को कनेक्ट करता हो, और वो होते हैं एंड, ईदर, नीदर, नॉर, ये सब वर्ड। देखिए आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रीफ है कि आपको बस समझ आ जाए नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन। क्योंकि अगर मैं आगे आने वाली क्लासेस में अगर इन शब्दों का यूज़ करूँगी, नाउन ये होता है वर्ब, और आपको पता ही नहीं होता ये क्या होते हैं, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपका ये बेस क्लियर कराया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर कमिंग। अब देखिए दो सब्जेक्ट है, राम और श्याम, उसको जोड़ा किससे जा रहा है, एंड से जोड़ा जा रहा है। तो एंड यहाँ पे हमारा क्या है, एंड हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है, एंड हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है। आई स्टडी हार्ड बट आई फेल्ड, कि मेहनत करने के बाद भी, आई स्टडीड हार्ड, मेहनत करने के बाद भी, मेरे मेहनत करने के बाद भी, लेकिन मैं फेल हो गया, लेकिन वह फेल हो गया। तो यहाँ पे बट क्या है, बट दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो बट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। अब समझ आया कि कंजंक्शन हमेशा क्या करता है, दो सेंटेंस, दो वर्ब, दो सब्जेक्ट, यानी कोई भी ऐसी दो चीज जिसको जोड़ने का काम करे, वो हमारा कंजंक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। ये है हमारा इंटरेस्टिंग, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप बस याद कीजिए किससे, इंजेक्शन से। इंजेक्शन देखिए जब भी हमको लगता है तो हमारे एक इमोशन बाहर आता है ना, आ या ऊ, ऐसे करके कोई आवाज आती है, या ऐसे। देखिए इंटरजेक्शन को हम एक वर्ड और कहते हैं, वो कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, देखिए एक्सक्लेमेशन का साइन भी होता है ये वाला, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है ये वाला। यानी कि जो आपके माइंड में या आपके मन से, मतलब कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन दिखाकर आपके मन में कोई भी इमोशन को एकदम से दिखा दे। जैसे कि मानिए अभी कल फाइनल हुआ था इंडिया का, और लेकिन इंडिया हार गई थी, तो हम सबके मतलब जो रिएक्शन थे वो क्या थे, ओ नो इंडिया हार गई, या उफ क्यों हार गई, ऐसे वाले। और देखिए जैसे सेमीफिनाले जीत गई थी हमारी इंडिया, तो हमने क्या कहा था, हुर्रे इंडिया मैच जीत गई। तो ये जो वर्ड हम ऐड कर देते हैं ना स्टार्टिंग में अपने इमोशंस को, एक वर्ड ऐड करके जो दिखा देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। ये देखिए एक्सक्लेमेशन का मार्क ये होता है। और जैसे कि वर्ड क्या होते हैं, हुर्रे, आहा, आह। जैसे कि मैंने कहा हुर्रे
इंडिया won the मैच। हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच। तो यहाँ पे ये हुर्रे वर्ड क्या है? हुर्रे वर्ड क्या है? एक्सक्लेमेटरी, यानी कि इंटरजेक्शन, जो आपके किसी भी मन के तीव्र भावना को जता दे, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो ये थे हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना लगे। कि क्योंकि देखिए, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं हुई, यही है आपकी बिल्कुल बेसिक क्लास। अगर आप जितना अपना बेस क्लियर करते जाएंगे, उतना ही आपको इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, और साथ ही साथ ये भी लगेगा कि हाँ, मुझे चलो कुछ तो आ रहा है इंग्लिश में, एटलीस्ट मुझे कुछ तो आ रहा है। और देखिए, दिन पर दिन आपकी जो इंग्लिश की क्लास रहेगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको मज़ा भी आएगा। जब आप एरर करोगे ना, आपको लगेगा अच्छा ये एरर इतना आसान था। देखिए, ऐसे हो जाएंगे। अब मैं आपका लेती हूँ 5 मिनट का बिल्कुल क्विक रिवाइज, कि जिसमें आपको ना तो कोई एरर ना तो कुछ, बस अभी आपका याद हो जाएगा। पहला क्या था? नाउन। नाउन में क्या था? एन। एन क्या है? हमारा नेमिंग वर्ड, यानी कि जिस भी चीज़ का कोई नाम हो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फिर था हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन में वर्ड ऐड है नाउन, यानी कि ये नाउन के बारे में ही कुछ ना कुछ बताएगा, लेकिन क्या? प्रो से मैंने आपको याद बताया कि आईफोन को रिप्लेस किसने किया? आईफोन प्रो मैक्स ने, यानी प्रो रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? रिप्लेसमेंट। लेकिन किसका? नाउन का, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। इसके बाद है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने कहा जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। फिर था वर्ब। वर्ब क्या है? हमारा एक्शन वर्ड, यानी कि जिसमें कोई भी काम हो रहा है, उठना, पढ़ना, हंसना, लिखना, रोना, रनिंग करना, दौड़ना, ये सब क्या है? हमारे वर्ब है। फिर था हमारा एडवर्ब। मैंने आपको कहा था एडवर्ब आप याद कीजिए ग्रैंडफादर की तरह, जो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको क्वालिफाई करता है, बस आप इसको ऐसे याद कीजिए। फिर था हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में मैंने आपको कहा प्री पहले, पोजीशन क्या था? स्थिति, यानी जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बता दे या उनसे पहले लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कंजंक्शन। कंजंक्शन को फिर स्प्लिट किया। कंजंक्शन में वर्ड था जंक्शन, जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ दे, यानी कि जो दो नाउन, दो वर्ब, दो सेंटेंस, यानी किसी भी दो चीज़ों को जोड़ दे, उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। और इसे हम एक वर्ड और कहते हैं, वो कहते हैं कनेक्टर। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को मैंने अभी बताया, कोई इमोशन जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से दिखे और आप उस वर्ड को डिनोट कर दे, और उसका सिंबल था ये। तो ये थी आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी, क्योंकि मैंने ये क्लास आपकी सहूलियत के हिसाब से बनाई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब वो इंग्लिश को बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट भी समझ लेते हैं और इंटरेस्ट भी नहीं रहता। इसलिए मैंने इस क्लास को इस तरीके से प्रेजेंट किया है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आए और मुश्किल ना लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको क्लास समझ आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, कि अगर आप हमको सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको, जैसा कि मैंने कहा कि वो देखिए, आपको सारे जो हैंडल है वो आपको @competitive classes से ही मिल जाएगा। जैसे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल @competitive classes से ही है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का लिंक और PDF आपको दोनों वहीं पे मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारे लिए आपके लिए अवेलेबल है, कि हमारे नरेला में हमारा कोचिंग सेंटर है, आप वहाँ पे आ सकते हो और रीच कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद आप सबका।